अगर हमने किसी भी बैंक में अपनी एक सेविंग अकाउंट खुलवा रखी है तो उस सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल हम पैसे की लेन देन करने के लिए करते हैं, पैसे जमा करने के लिए करते हैं या फिर पैसे निकालने के लिए करते हैं। लेकिन हाल ही में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो पैसे की लेन देन है सेविंग अकाउंट पर, उस पर बहुत सारे नए नियम, बहुत सारे लिमिटेशंस और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। और अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं अब से, तो हमारे नाम पर इनकम टैक्स की नोटिस भी आ सकती है और साथ में बहुत भारी भरकम हमें टैक्सेस भी पे करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो, अगर आप एक किसी भी बैंक के खाता धारक है, सेविंग खाता धारक है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल और काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अगर हम अपनी सेविंग अकाउंट का इस्तेमाल ज़्यादातर कैश डिपॉजिट करने के लिए करते हैं, मतलब हम अपने सेविंग अकाउंट पे रेगुलरली पैसे जमा करवाते हैं थ्रू कैश, तो उस पर अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ लिमिटेशन लगाया है। और ये जो लिमिटेशन है ये डेली कैश डिपॉजिट पर लगाए गए हैं और ईयरली कैश डिपॉजिट पर भी लगाया गया है। अगर डेली कैश डिपॉजिट की बातें करें तो जो डेली कैश डिपॉजिट की नई लिमिट अभी सेट की गई है, वो लिमिट सेट की गई है एक दिन में हम मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक ही अपनी जो सेविंग अकाउंट है उस पर पैसे जमा कर सकते हैं। और ये जो 2 लाख रुपए हैं, ये 2 लाख रुपए मल्टीपल जो हमारी सेविंग अकाउंट है उसको ध्यान में रखकर रखा गया है। मतलब अगर हमारी एक बैंक में एक अकाउंट है और दूसरे बैंक में दूसरी एक सेविंग अकाउंट है, तो उन दोनों अकाउंट को मिलाकर हम 2 लाख रुपए तक डेली अपनी कैश लिमिट जो ये कैश डिपॉजिट है वो करवा सकते हैं। और अगर हम 2 लाख रुपए से ऊपर कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो हमें अपनी पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर, अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उस पर अभी यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा, जिससे कि गवर्नमेंट के पास अभी डायरेक्टली ट्रैक रह जाएगी आपकी हर एक ट्रांजैक्शंस की। और अगर हम ईयरली जो ये कैश डिपॉजिट लिमिट है उसकी बातें करें तो ये अभी रखी गई है 20 लाख रुपए इन ए फाइनेंशियल ईयर। और ये भी मल्टीपल जितनी भी हमारी सेविंग अकाउंट है अलग अलग बैंकों को मिलाकर उसको टोटल मिलाकर ये 20 लाख रुपए रखा गया है। और अगर हम 20 लाख रुपए यहाँ पर क्रॉस कर जाते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट की, तो उस पर उसके बाद हमें पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर हर एक ट्रांजेक्शन पर मेंशन करना ही पड़ेगा। पहले क्या होता था, पहले की जो लिमिट थी वो सिर्फ डेली कैश डिपॉजिट की ही लिमिट यहाँ पर सेट की गई थी, पैन कार्ड नंबर ही सिर्फ यहाँ पर लिया जाता था और वो थी 50,000 रुपये। अगर हम एक दिन में 50,000 रुपये से ऊपर कैश डिपॉजिट कर देते थे तो उस पर हमें पैन कार्ड नंबर मेंशन करना पड़ता था। ले और जो मैक्सिमम कैश की जो कैश डिपॉजिट की जो लिमिट है वो कुछ भी नहीं थी, वो अनलिमिटेड थी। लेकिन अब से ये लिमिट डेली के हिसाब से 2 लाख रुपये है और अगर ईयरली के हिसाब से कहे तो ये 20 लाख रुपये है। और अगर हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो 20 लाख रुपये को क्रॉस कर जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके बाद जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो हमारी हर एक ट्रांजैक्शन को ठीक से जांच करेगी और हमारी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है उसके साथ मैच करेगी। और अगर ये मैच हो जाती है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होती है तो हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो, जो सोर्स ऑफ कैश है वो। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर जो सोर्स ऑफ कैश है उसे जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो हमें भारी भरकम टैक्स पे करना पड़ेगा, हमारे नाम पर इनकम टैक्स की नोटिस ज़रूर आएगी। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना है। अब ये जो कैश डिपॉजिट लिमिट है, ये कैश डिपॉजिट लिमिट है, अगर हम खुद भी जाकर अपनी जो सेविंग अकाउंट है उस पर पैसे जमा करवाते हैं तो उस पर भी हमें ये जो जस्टिफिकेशन है वो शो करना है। और अगर ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, मतलब कोई दूसरे व्यक्ति, हमारी अगर क्लोज फ्रेंड हो कोई या फिर कोई क्लोज रिलेटिव हो, वो भी अगर हमारे सेविंग अकाउंट में जाकर कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो इस पर भी हमें जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। तो आपसे अगर आप एक सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो अगर ज़रूरत ना पड़े तो किसी दूसरे के पैसे अपनी सेविंग अकाउंट में थ्रो कैश जमा मत करवाइए, नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो किसी की अच्छी करने के लिए आपको अभी भारी भरकम, यहाँ पर मैं कहूँगा भारी भरकम प्राइस आपको पे करना पड़ सकता है। अब ये जो डेली कैश डिपॉजिट लिमिट है उस पर बहुत सारे और भी ज़्यादा यहाँ पर लिमिटेशन लगाए गए हैं, नए नियम लगाए गए हैं। अब अगर से हम किसी वस्तु का यहाँ पर कोई भी थिंग परचेस कर रहे हैं किसी भी जगह से, हम ज्वेलरी परचेस कर रहे हैं 2 लाख रुपए से ऊपर से 3 लाख रुपए की हम ज्वेलरी परचेस कर रहे हैं किसी भी दुकान से, तो अब से अगर 2 लाख रुपए क्रॉस हो जाती है जो भी परचेजिंग प्राइस है तो उस पर हमें एक भी रुपये थ्रो कैश अभी पेमेंट नहीं करना है। अगर करते हैं तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। तो अगर हमारी जो ऑर्नामेंट या फिर जो ज्वेलरी की प्राइस है वो अगर 3 लाख रुपए है तो ये 3 लाख रुपए हमें थ्रो चेक या फिर थ्रो फंड ट्रांसफ़र या फिर थ्रो NEFT RTGS ही करना है, थ्रो कैश हम नहीं करवा सकते। सेम अगर कहीं से हम कोई डोनर हमें अगर कोई भी पैसे एज ए डोनेशन पे कर रहा है तो 2 लाख रुपए से ऊपर की अगर पेमेंट है तो वो भी थ्रो फंड ट्रांसफ़र ही होना पड़ेगा। अगर कैश होती है तो उस पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो डोनेशन लेते समय भी ये आप ध्यान में रखिएगा।
अब अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम पे कर रहे हैं और हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम में हमें पता ही है तो 80D 50,000 रुपये तक हमें इनकम टैक्स की रिबेट मिल जाती है। लेकिन अगर हम उसी हेल्थ इंश्योरेंस की जो पेमेंट है वो कैश के थ्रू अभी करवाएंगे तो ये जो टैक्स की रिबेट है अंडर 80D वो अभी हमें नहीं मिला करेगी। तो जो हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम है वो हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम अभी हमें थ्रू चेक या फिर थ्रू फंड ट्रांसफर ही करवाना है अगर हमें इनकम टैक्स की रिबेट चाहिए तो यहाँ पर बहुत सारे और भी ऐसे चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हम गिफ्ट किसी से ले रहे हैं तो जो गिफ्ट की लिमिट है वो 20,000 रुपये है। अगर हम 20,000 रुपये से ऊपर की कैश की गिफ्ट ले रहे हैं किसी से तो उस पर भी हमें इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम किसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर रजिस्टर करवा रहे हैं तो थ्रू कैश हम 20,000 रुपये तक ही मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन जो ये रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो पे कर सकते हैं। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फ़ी हम पे कर सकते हैं। 20,000 रुपये से ऊपर अगर जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो यहाँ पर क्रॉस हो जाती है तो उसके ऊपर हमें थ्रू फंड ट्रांसफ़र ही जो पेमेंट है वो करवाना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसी रेस्ट्रिक्शंस है, ये कुछ नए ऐसे जो नियम थे जो अभी लगाए गए हैं कैश डिपॉजिट पर। अब अगर कैश विड्रॉल की बातें करें तो कैश विड्रॉल पर भी अभी कुछ लिमिटेशन लगाया गया है और उस लिमिटेशन में अभी एक नई जो टैक्स एक्ट है उसे इनकम टैक्स एक्ट है उसे अभी ऐड कर दिया गया है 194N। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 194N अगर हम अपनी जो सेविंग अकाउंट है वहाँ पर अगर हम कैश विड्रॉल करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए से ऊपर करते हैं और अगर हमने जो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर है वो उसमें से किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो फॉर एवरी ट्रांजेक्शन जो 20 लाख रुपए को क्रॉस कर जाएगी उस पर हमें 2% TDS पे करना पड़ेगा। सेक्शन 194N में भी अभी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और वो सेक्शन 194N के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो के बाद ही बनाऊंगा, जिससे कि आपको अभी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस वीडियो में। अगर इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देना चाहो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी ये वीडियो, तो 194N को मैं अलग से आपके लिए डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए, जिससे कि आप अगर ज़्यादा पैसे अपनी अकाउंट से विड्रॉ करते हैं तो आप अपनी जो विड्रॉल लिमिट है उसके अनुसार ही अपनी जो टैक्स है उसे बचा सकते हैं। तो ये है वो नए नियम जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT ने अभी हाल ही में लगाए हैं पैसे निकालने की और पैसे जमा करने की सेविंग अकाउंट पर। अगर आप पैसे की लेन देन ज़्यादा करते हैं, मतलब थ्रू कैश ज़्यादा करते हैं, पैसे ज़्यादा निकालते हैं या फिर पैसे ज़्यादा जमा करते हैं तो अभी थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस अभी कैश निकालने पर और कैश जमा करने पर लगा दिए गए हैं सेविंग अकाउंट पे। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।